हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इस समय CPO SI 2024 के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 27 जून का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। और इसमें हम लोग 28 जून का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें शिफ्ट 1 का पेपर हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। आज करने जा रहे हैं शिफ्ट 2। इसके बाद 4 शिफ्ट और आपके बचेंगे, 28 का 3rd शिफ्ट और 29 के 3 शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और CPO SI 2024 के पहले हम लोग 2022 का भी पूरा सॉल्व कर चुके हैं और 2023 का भी पूरा सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा 2022 के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं SSC के, वो सारे के सारे हैं। 23 के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे हैं। 24 में फेज़ 12 का है और CPO SI का ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, और CHSL 2024 का आपको लाइव मिलता है रात में 10 बजे। ठीक है, और इसका टॉपिक वाइज डिस्कशन भी हम करा चुके हैं। सारे के सारे साइनोनिम, सारे के सारे एंटोनिम 2022 के खास तौर से सारे के सारे एरर्स ये इकट्ठा मैंने करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और इसके अलावा आज के डिस्कशन का PDF हमने दोपहर में ही अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन किसका है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स आर एम्यूनिशन। जहाँ आर्म्स मतलब सेना में जहाँ हथियार वगैरह रखे जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? मोनेस्ट्री कहते हैं? नहीं, मोनेस्ट्री क्या होता है? मठ होता है। मठ जानते हो? मठ होता है जहाँ पर साधु सन्यासी रहा करते हैं, उस जगह को कहते हैं हॉस्टल ऑफ हर्मिट्स या मोंक्स कह सकते हो। वो होता है स्कलरी होता है। स्कलरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर यूटेंसिल्स आर वास्ट। अ प्लेस वेयर यूटेंसिल्स आर वास्ट मतलब वो जगह जहाँ पर बर्तन माजे जाते हैं, उसको कहते हैं स्कलरी। आर्सेनल होता है वो जगह जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, आयुध भंडार जिसको कहते हो, आर्सेनल है वो। और मिंट का मतलब क्या होता है? मिंट मतलब अ प्लेस वेयर कॉइन्स मतलब करेंसी, या करेंसी नहीं, कॉइन्स आर मिंटेड मतलब जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, उसको कहते हैं टकसाल कहते हैं हिंदी में इसको, अगर जानते हो तो। ठीक है, तो योर आंसर इज आर्सेनल। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और ये इसमें से लिया गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जेनरसिटी लिखा हुआ है, फीचर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है और गॉडली लिखा हुआ है। तो जेनरसिटी की स्पेलिंग गलत है, इसमें जो यू लिखा है ये होना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे कि जेनरस में तो होता है, तो ठीक है, आप सोच रहे हैं सही है। जेनरस में GENEROUS होता है, लेकिन जब इसमें हम लोग ITY लगाते हैं, जब इसका नाउन बनाते हैं, तो इसका जो यू है वो हट जाता है। तो ये हो गया जेनरस ROS, अब यू नहीं लगाना है, ITY हो जाता है। तो ये आपका स्पेलिंग आपकी गलत है। जेनरसिटी मतलब क्या होता है? उदारता होती है, दान, एक तरह से दानी प्रवृत्ति होती है, जो लोगों को दान वगैरह किया करता है, उसको जेनरसिटी कहते हैं। बाकी का आपको पता ही है। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ये 3 रहा। 3 में देखो करना क्या है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये 4 सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको इन चारों में से सब्स्टिट्यूट करो। चलो देखो लिखा है द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, द सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डाटा एनालिसिस, CEDA, provides quality data analytic services to various government departments on all levels, as well as to public sector unit at the center in states। अब यहाँ जो ऑन द ऑल लेवल्स लिखा हुआ, ऑन द ऑल लेवल्स नहीं होता, ये होता एट द ऑल लेवल्स। ठीक है, लेवल के लिए ऑन नहीं लगता, एट लगता, एट ऑल द लेवल्स, रैंक के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखें कहाँ पर मिलता, एट ऑल लेवल्स यहाँ लिखा हुआ है, ये फ्रॉम है, ये थ्रू है, ये इन है, नहीं होगा। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, एट ऑल लेवल्स होता है, ऑन द ऑल लेवल्स नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे वाले पे। चौथे में फिर वही इतना अंडरलाइन किया गया है और कह रहे हैं कि इसको आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। तो ये रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। पढ़ो जरा, आफ्टर हिज बिजनेस फेल, जब उसका बिजनेस फेल हो गया, जब असफल हो गया, तो ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग,
ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग, मतलब उसको अपनी खर्च को कम करना पड़ा, एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल लाइफ स्टाइल, और उसको फ्रूगल का मतलब बहुत बचा बचा के खर्च करना पड़ता था, बहुत कंजूसी वाला जीवन जीना पड़ता था। ये एडीएम उठा के लगाना है आपको। तो इसके लिए कौन सा एडीएम, मतलब बचा बचा के खर्च करने के लिए एडीएम क्या होगा, टाइटन हिज बेल्ट, यही सही है। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब होता है अपने खर्चों को कम करो, सीमित करो। और हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम सही समय पर सही काम करना, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब जब लोहा गर्म हो तब चोट करना, एकदम उचित मौके पर उचित प्रहार करना। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई, टू डाई, स्वर्गवासी हो गए, ये हो गया, तो ये यहाँ पर लगेगा नहीं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है स्पिल द बीन्स, मतलब डिस्क्लोज द सीक्रेट, टू ओपन द सीक्रेट, ठीक है। कोई राज है, कोई सीक्रेट है, उसको क्या हुआ, ओपन कर दिया, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। बिल्ली बैग के बाहर आई तो आपका भेद खुला, अब ये समझ जाइएगा, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। तो आंसर ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर क्या होगा, ये होगा बचा बचा कर पैसे खर्च करना, टू टाइटन योर बेल्ट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है किसकी, इडियम है। इडियम क्या है, स्क्रू क्रो। तो स्क्रू काऊ का मतलब, सॉरी गलत बोल दिया, सैक्रेड काऊ, ये क्या लिखा है, सैक्रेड काऊ। सैक्रेड काऊ मतलब ऐसे मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा पवित्र गाय, लेकिन यहाँ पवित्र गाय नहीं है। सैक्रेड काऊ का मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल मतलब अविवादित, मतलब एनीथिंग ऑन विच नो क्वेश्चन कैन बी रेज, कोई चीज़ जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा किया जा सकता, जो चीज़ अनक्वेश्चनेबल है, इस पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, मतलब एक तरह से ऑलवेज एक्सेप्टेड होता है। हार्मफुल नुकसानदायक होगा, ये लगेगा नहीं, हेटफुल भी नहीं लगेगा, इंट्रोगेट भी नहीं लगेगा, होगा क्या, एकदम से अनक्वेश्चनेबल, जिस पर कोई विवाद नहीं है, ऑलवेज एक्सेप्टेबल, तो होता है सैक्रेड काऊ। नेक्स्ट पे आ जाओ 6 नंबर पे जरा। तो 6 नंबर पे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके लिए, देखो, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो अब बिलीव के लिए क्या होगा, देखो गॉड के लिए हम लोग थियो यूज करते हैं, ठीक है कि ना, और विश्वास करने वाले को थीस्ट यूज करते हैं। तो नहीं बिलीव करता तो क्या करते हो, आथीस्ट कर देते हो। तो आथीस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। रिवरेंट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल। रिवरेंट होता है रिस्पेक्टफुल, जिसका हम सम्मान करते हैं बहुत, वो रिवरेंट हो गया, ठीक है, तो ये रिस्पेक्टफुल हो गया। कैथोलिक क्या होता है, देखो क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट्स होते हैं, एक कैथोलिक होता है, एक प्रोटेस्टेंट होता है, तो और भी हो गए हैं, पहले यही थे 2। कैथोलिक जो होते थे वो कट्टर जो रोम के चर्च को फॉलो करते थे, होता है प्रोटेस्टेंट, जिनको मार्टिन लूथर ने चलाया था। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो नए वाले हैं, उदारवादी है, लिबरल विचारधारा के हैं। जो कैथोलिक थे पहले कट्टर हुआ करते थे, हालांकि बाद में इन लोगों ने भी अपना रिफॉर्मेशन किया, सुधार कर लिया, तो कैथोलिक हो गया। ये तो हो गए ईश्वर को मानने वाले ही होंगे ना, प्रीस्ट पुजारी होता है, तो ये सब तो नहीं होंगे। अथीस्ट जो होता है, अथीस्ट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ये होगा अथीस्ट, आपका आंसर हो गया। बाकी चारों का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो कौन सी वर्ब है जिसकी फॉर्म, स्ट्रक ये तो होता ही है भाई, स्ट्राइकन ये भी होता है, स्ट्राइक भी होता है, स्ट्राइकन नहीं होता। कौन सा, दोनों तो स्ट्राइकन ऐसे ही लिखा हुआ है, स्ट्रक, स्ट्राइकन, स्ट्राइक, स्ट्राइकन। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ, ये वाला ऑप्शन जो है एक्चुअली वो ऑटो करेक्ट हो गया है लैपटॉप की वजह से, स्ट्रकन लिखा हुआ था, STRUCKEN ये लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, और स्ट्रकन कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। स्ट्राइकन तो थर्ड फॉर्म होती है, स्ट्रकन नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर STRU आप समझ लीजिए, आपको PDF में भी दिक्कत हुई होगी, तो ये स्ट्रकन है बेटा, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, यही आंसर होगा आपका, क्योंकि स्ट्रकन इज़ नो थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, ये किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यही वर्ब की फॉर्म गलत हो गई, चौथी वाली, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हर फीट्स आर, ठीक, इन यस्टरडेज फायर एक्सीडेंट, कल एक आग की दुर्घटना हो गई कहीं पर, उसमें हर फीट्स आर बर्न्ट बैडली, उसके पैर बुरी तरह जल गए। पहली बात तो फीट में एस नहीं लगता, क्योंकि फूट का प्लूरल फीट होता है, फूट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। एक बात तो ये हो गई, तो ये गलत हो गया। आर बर्न्ट, तो आर नहीं हो सकता, कल आग लगी थी ना, तो आर कैसी हो सकता है, कल आग लगी थी तो कल ही जले होंगे ना पैर, तो वर होगा। 2 बात हो गई।
तो नो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। दूसरी बात ये फूट्स नहीं होते, फीट होता है फूट का प्लूरल। अब आ जाओ फूट, ये फीट चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वाज नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, हर फीट वर। क्लियर तो हो गया होगा आई होप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, काली भेड़ समझते हो क्या? नहीं, काली भेड़ नहीं है वो। असल में ब्लैक सीप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मान सम्मान नहीं होता, जो डिसरेपुटेबल होता है, जो परिवार के लिए बदनामी का कारण बनता है, जिसके लिए परिवार हमेशा झेलता है, नीचा देखता है। तो ये इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता। डिसरेपुटेबल, रेपुटेबल का मतलब होता है जिसकी मान प्रतिष्ठा होती है, अ पर्सन हु इज़ ऑनर्ड। डिसरेपुटेबल मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑनर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसकी कहीं इज्जत मर्यादा नहीं होता। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मिसक्रिएंट का मतलब होता है जो हमेशा कोई शरारत या शैतानी किया करता है, लोगों को परेशान किया करता है, ठीक है, वो भी नहीं लगेगा। ब्लैक सीप ये नहीं होता। नैव का मतलब क्या होता है, बहुत ही गुलबिल या बहुत ही डोसाइल होगा, तो गुलबिल भी नहीं होता या डोसाइल भी नहीं होता है, ना मिसक्रिएंट होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, डिसरेपुटेबल होता है, ऐसा पर्सन होता है नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम, नोबडी बिलीव्स ऑन हिम। तो ये सारी चीज़ें होती है। अ पर्सन गुड फॉर नथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं होता, उसको डिसरेपुटेबल या ब्लैक सीप कहा जाता है। आगे आ जाए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें इडियम है। करेक्टली इसको मतलब जिसमें बताना है कि इनमें चारों में किस में ये इडियम करेक्टली यूज किया गया है। तो हैव योर हेड एंड इन द क्लाउड्स, तो हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, देखो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड होना, ठीक है। आप कहीं पर बैठे हैं, आप शरीर वहाँ पर है, आपका दिमाग कहीं और पर है, तो ये क्या होता है, एब्सेंट माइंडेड, ठीक है ना। क्या होगा ये एब्सेंट माइंडेड होता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो लिखा है कि ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग द इम्पोर्टेंट मीटिंग। ठीक है, ये तो हो सकता है मीटिंग के दौरान उसका दिमाग कहीं और था। यहाँ लिखा है सी हैड हर हेड इन द क्लाउड बाय वियरिंग द क्लाउड शेप्ड हैट, नहीं होगा। पायलट हैड हिज हेड इन द क्लाउड नहीं होगा। देयर हेड इन द क्लाउड्स बाय लुकिंग अप, ये भी नहीं होगा। यही होगा कि आप पार्टी कहीं मीटिंग में हैं और आप एब्सेंट माइंडेड है। फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन द पार्टी, मेंटली यू आर एब्सेंट फ्रॉम द पार्टी, योर माइंड इज वंडरिंग समवेयर हियर एंड देयर इन द इवनिंग पार्टी, हो सकता है वहाँ हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, अपराइट का। अपराइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही जस्ट पर्सन होता है, मतलब जजमेंटल होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सही होता है। अपराइट का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, ये कह सकते हो ना। अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम सच और खरा खरा बोलता है मुँह पे, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट के सेंस में आएगा, ऑनेस्ट और जस्टफुल, ठीक है, न्यायप्रिय और एकदम से ईमानदार होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो इसका एंटोनिम इमोरल नेगेटिव, ये तो असल में अपराइट पॉजिटिव वर्ड है, और इमोरल क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड होगा। ब्रेव क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। एथिकल हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। और स्टाउट क्या होता है, मजबूत ताकतवर, पॉजिटिव वर्ड हो गया। 4 वर्ड पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो यही इमोरल हो सकता है। इमोरल का मतलब क्या होता है, विदाउट मॉरल, विदाउट एनी एथिक्स, मतलब अनैतिक व्यक्ति होगा। ब्रेव यू ऑलरेडी नो। एथिकल का मतलब अ पर्सन हु फॉलोज मॉरल, तो मॉरल एंड एथिकल, तो एथिकल का मतलब क्या हो गया, मॉरल पर्सन होता है, पर्सन हु फॉलो द एटिकेट्स। स्टाउट का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर इमोरल। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको खाली जगह भरना है। खाली जगह में आपको साइनोनिम भरना है। किसका साइनोनिम भरना है, फीकंडिटी का भरना है। फीकंडिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव, ठीक है। फीकंड क्या होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, कोई चीज़ उपजाऊ होती है उसको कहते हैं फीकंड, ठीक है। तो अब आ जाओ, इमोशनल स्टिमुलेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी डैश फॉर क्रिएटिव इमेजिनेशन। इन्होंने कहा जो इमोशनल स्टिमुलेशंस होते हैं, जो हमारे इमोशन को उकसाते हैं, भड़काते हैं, वो एक ज़रूरी डैश चीज़ उपलब्ध कराते हैं हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को। तो क्या उपलब्ध कराते हैं, उर्वरता प्रदान करते हैं, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी देते हैं, उसको हम बोल रहे हैं गिवते हैं प्रदान करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। बादल गरज रहे हैं, बारिश खूब तगड़े हो रही है, ठीक है। तो फिकंडिटी मतलब प्रोडक्टिविटी होता है। तो यहाँ आ जाओ फर्टिलिटी। प्रोडक्टिविटी क्या कह सकते हो, फर्टिलिटी को कह सकते हो। फलक्रम क्या होता है, जैसे कोई बेस होता है जिस पर कोई चीज़ नाचती है, ऐसे गोल गोल घूमती है, उस बेस को कहते हैं
फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फ्रीडम आप जानते हैं, फोर्स भी आप जानते हैं, तो फैल्क्रम आपको मैंने बता दिया, फर्टिलिटी फिलहाल राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्पेलिंग एरर बतानी है। ये एक बात ध्यान रखना, केवल एरर मत देखना, आजकल देख लेना कि वो स्पेलिंग एरर है या ग्रामेटिकल एरर है। तो स्पेलिंग एरर यहाँ देखो, माई स्ट्रेंथ, ये वाली स्ट्रेंथ तो ठीक है, इज एज द स्ट्रेंथ, ये वाली स्ट्रेंथ गलत है। देख लो STRENGTH होता है ना, STRENGTH, यहाँ STRENGHT लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, जी उसके बाद TH होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। एज द स्ट्रेंथ, कौन वाला गलत हुआ है, ये एज द स्ट्रेंथ वाला, ये गलत हुआ ना, स्ट्रेंथ इसकी स्पेलिंग गलत है। दिस इज योर राइट आंसर, फर्स्ट वाला होगा। आगे आ जाओ 14 नंबर में। तो 14 नंबर में फिर वही अंडरलाइन पोर्शन को या ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो पार्टी केम इन पावर, चलो पढ़ के देखते हैं। द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द पब्लिक इफ़ हिज पार्टी केम इन पावर, अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो, मतलब अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या होगा, ही कम्स टू अ पार्टी, ना क्या होगा, ही लूजेस द इलेक्शन, ये भी नहीं होगा। पार्टी कम्स टू फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ये होगा आपका आंसर। इफ़ इन्होंने कहा इफ़ हिज पार्टी केम इन द पावर, जिसका मतलब इफ़ हिज पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो लूजेज नहीं हो सकता ना यहाँ पर। तो थर्ड इज योर राइट आंसर। अब तो ये तो क्लियर ही रहा होगा आई होप हर किसी का, ठीक है, यहाँ नहीं गलत होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। यहाँ क्या करना है, फिर वही अंडरलाइन पोर्शन है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। लिखा है गूज आई व्यू, तो आई व्यू किसका होता है, बर्ड का आई व्यू होता है ना। अब बर्ड्स आई व्यू, जैसे मान लो नीचे कोई चीज़ है, चिड़िया यहाँ उड़ रही है, यहाँ से कोई चीज़ देखेगी ना, जो ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखता है उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। गूज आई व्यू नहीं होता, बर्ड्स आई व्यू होता है। तो राइट ये हो गया, इसको करेक्ट करना था, ईडीएम एक्चुअली गलत था। तो चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाओ 16 नंबर पे। ये क्या कह रहे हैं कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग। अच्छा, तो मेन यूज जिसमें स्पेलिंग और वर्ड की बात होगी, देखते हैं किस में एकदम करेक्ट है। द डेलीशियस, डेलीशियस तो सही है, एरोमा गलत हो गया। एरोमा में क्या होगा, AROMA, ये होता है एरोमा। अब उसको छोड़ दो इस लाइन को, यहाँ लिखा है डेलीशियस एरोमा, यहाँ भी एरोमा गलत हो गया। डेलीशियस तो सही था दोनों जगह पे। अब थर्ड वाले में आ जाओ, डेलीशियस तो सही है, एरोमा सही है, लेकिन डेलीशियस गलत हो गया। CCIOUS होना चाहिए था, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। पहला दूसरा तीसरा गलत ही हो गया, तो कोई तो सही होगा ना इसमें, क्योंकि नो का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डेलीशियस भी सही लिखा है, एरोमा भी सही लिखा है, तो और देखने की ज़रूरत क्या, यहीं दो में गलतियाँ हो रही थी, यहीं से हमारा आंसर मिल गया फिलहाल, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ 17 नंबर में। 17 में आपको क्या करना, वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला मैटर है। तो ये देखो, यहाँ पे अगर कोई गलती है तो बताना, अगर गलती नहीं है तो ठीक है। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ लीडर्स, ये लीडर्स का वो ग्रुप है इन होम द रूलिंग गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड इट्स ट्रस्ट। ये लीडर्स का वो ग्रुप है जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट ने भरोसा जताया है। तो इन होम, देखो इन के साथ हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद हम नॉमिनेटिव केस लगाते हैं कि ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। फॉर आई होता है, फॉर मी होता है, जाहिर सी बात है फॉर मी होता है। विद आई होगा कि विद मी होगा, तो विद मी होता है, तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ठीक। तो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, देयरफॉर इन होम इज करेक्ट एंड इन हु इज इनकरेक्ट। हु इज नॉमिनेटिव और होम शुड बी यूज्ड हियर। विद के साथ विद प्रीपोजिशन है तो यहाँ होम लगना चाहिए, ऑन लिखा है तो ऑन होम लगना चाहिए था ना। तो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस एंड हु इज नॉमिनेटिव केस, देयरफॉर नो ऑप्शन इज करेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। तो इन होम ये सही है, तो यहाँ आंसर नो सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो कई दिन के बाद कोई नो सब्स्टिट्यूशन तो मिला। 18 नंबर पे आ जाओ भाई जरा। तो एडीएम कहे हैं इन्होंने कि हाँ अंडरलाइन किया हुआ है जो पोर्शन, उसके लिए आप सुटेबल एडीएम सजेस्ट करिए। तो अमर वाज लेफ्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए कोई एडीएम सजेस्ट करो बाय द बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर्स ने अमर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया था। तो हेड एंड शोल्डर एबव, तो हेड एंड शोल्डर एबव का मतलब क्या होता है, आप सबके ऊपर हैं। हेड एंड शोल्डर एबव, भाई आप सबसे बहुत सुपीरियर हैं। मतलब इफ़ यू से दैट आई एम हेड एंड शोल्डर एबव, इसका मतलब यू आर सुपीरियर टू अदर्स, यू आर इन बेटर पोजीशन दैन अदर्स। तो सबकी अपेक्षा आप बेटर पोजीशन में सबसे सुपीरियर हैं। तो ये तो फिलहाल यहाँ लगेगा नहीं।
हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? हार्ट एंड सोल का मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। कोई व्यक्ति बहुत ही क्या है? एंथुजियास्टिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है, ये हो गया। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है कोई चीज़, कोई नियम है जो बहुत सख्त है। और अब बचा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई इज़ द सिचुएशन इन द डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हाई एंड ड्राई डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए लगता है, तो 4th इज योर राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ आपको क्या बताना है? वन वर्ड बताना है। किसका? द पैट्रनेज बेस्टोड द कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप एंड नॉट ऑफ मेरिट। पैट्रनेज मतलब वो पैट्रनेज वो क्या कहते हैं? फेवरिज्म जो आपको मिलता है किसके आधार पर? फैमिली के आधार पर, फैमिली रिलेशनशिप के आधार पर, नॉट ऑफ मेरिट। अगर आप कहीं नौकरी पाते हैं मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि किसी के रिश्तेदार होने के नाते, तो इसको कहते हैं भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, नेफ्यू से बना है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जब मतलब वंस रिलेटिव्स, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ऑफिसर हो, उनके रिलेटिव्स को अपॉइंट कर दिया जाता है ऑन पोस्ट। ठीक है, जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिलेशनशिप, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेरिट। ठीक है, चलिए। तो ईगोटिज्म क्या होता है? ईगोटिज्म होता है अहंकार, प्राउड होता है। नियोलॉजिज्म क्या होता है? नियोलॉजिज्म का मतलब होता है यूज ऑफ न्यू वर्ड्स। हर साल देखो कुछ नए नए वर्ड्स क्वाइन किए जाते हैं, उन न्यू वर्ड्स का, कुछ लोग होते हैं ना बहुत न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन नियोलॉजिज्म कहते हैं। मैनरिज्म का मतलब होता है कि वे ऑफ बिहेविंग ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का जो वे ऑफ बिहेविंग है उसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच गए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, ध्यान रखना इनकरेक्टली है, तो पैसेज तो करेक्ट ही है, सुप्रीमेसी इनकरेक्ट है, ई की जगह पर ए होना चाहिए। एक्चुअली सुप्रीम की स्पेलिंग क्या होती है? SUPREME होता है, तो ये होता है सुप्रीम। लेकिन जब हम लोग इसको नाउन बनाते हैं तो ये जो सुप्रीम का ए लिखा है इसकी जगह पर ए हो जाएगा और बाद में CY हो जाएगा, तो यही गलत है। ठीक है, सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता होती है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। रिकंसीडर, पुनर्विचार किया किसी चीज़ पर, रीथिंकिंग की, तो इसकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर तो होगा नहीं। प्रिवेंशन की स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। और अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ पोर्शन को कह रहे हैं इसी को अंडरलाइन। इडियम बताना है ना, अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आप सुटेबल इडियम सजेस्ट करो। तो देखते हैं, ही ऑलवेज टेक्स अप डिफ़िकल्ट टास्क, वो हमेशा क्या लेता है? बहुत ही कठिन कार्य लेता है। आगे लिखा है दोज विच आर बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज़, मतलब वो जितना कुछ करने के लिए योग्य है, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट ही इज़ एबल टू, ही ऑलवेज टेक्स मोर डिफ़िकल्ट टास्क दैन ही कैन डू, जितना वो काम कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा कठिन काम वो लेता है अपने लिए। तो पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी की खिंचाई करना। ठीक है, किसी को पीछे खींचना। मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस द चांस, इफ़ यू मिस द बोट यू मिस द चांस ऑफ योर सक्सेस। नो पेन नो गेन का मतलब हुआ कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, तो ये सब तो होंगे नहीं। फिर आया आंसर बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू का मतलब क्या हुआ? यू टेक एज मच वर्क इन योर हैंड एज यू कैन नॉट डू, आप जितना कर नहीं पाओगे उससे ज़्यादा काम हाथ में ले लेते हो, जितना चबा नहीं पाओगे उससे ज़्यादा बड़ा बाइट काट लिया है। तो 4th इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 22 में। 22 में आपको एंटोनिम बताना है किसका? ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, एबुलियंट। एबुलियंट का मतलब फिर वही आता है एकदम। एबुलियंट का मतलब हो गया ना कि फुल ऑफ एनर्जी। कौन होगा? एकदम फुल ऑफ एनर्जी, कोई भी पर्सन जो एकदम ताकत से, एनर्जी से, फ्रेशनेस से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी, एकदम ताकत से भरी है उसमें। ठीक है, एकदम कह सकते हो एंथुजियास्टिक है आदमी, ईगर है। तो द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का आना, एंड एवोल्यूशन फीलिंग एज फ्लावर्स बूम एंड द वेदर वार्म्स, चारों ओर मतलब फुल ऑफ एनर्जी भी हो जाएगा और चारों तरफ क्या होता है? हर्ष, उल्लास, चीयरफुलनेस होती है। तो ये चीज़ आएगी। इसके अपोजिट में आ जाएगा आपका एक क्लेमेंट दिया हुआ, एक डिसिडुअस दिया हुआ, एक रूड दिया हुआ, एक वियरी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लेमेंट का क्या मतलब? क्लेमेंट का मतलब जानते हो? पतझड़, ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? मतलब वो पेड़ जिनके पत्ते, नहीं गलत बता दिया मैंने, पतझड़ नहीं होगा यहाँ पर। क्लाइमेट का मतलब होता है अर्जेंट, कोई चीज़ जो एकदम से अर्जेंट होती है आपके लिए वो होती है क्लाइमेट।
डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़। आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि इंडिया में बहुत तरह के वन पाए जाते हैं जिसमें डेसिडुअस वन पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है कि जो जाड़े में ड्यूरिंग विंटर दे सेट देयर लीव्स, पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, उनको हम कहते हैं पतझड़ के वन या डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। रूड का मतलब क्या हुआ, ये तो जानते हैं, बड़ा रूड हो मतलब बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, बहुत कल्चर्ड नहीं, वेल मैनर्ड नहीं होता, बहुत ही असभ्य और जंगली टाइप का बिहेवियर करते हैं आदमी, थोड़ा सा होता है। वियरी का मतलब क्या होता है, एकदम से टायर्ड होगा। आप बताओ कि एंटोनिम क्या होगा, एबुलियंट। एबुलियंट का मतलब क्या होगा, एकदम फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयरफुल। तो ये जो वियरी होगा दैट विल बी द राइट एंटोनिम ऑफ एबुलियंट। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड, ज़रा ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, करेक्टली स्पेल्ड बोला, इनकरेक्टली नहीं बोला है। तो रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें डी नहीं होगा। REFRIGERATOR, डी नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग तो एकदम से सही है, यही आंसर होगा आपका। लिटरेचर में स्पेलिंग कहाँ गलत हो गई, LITER होता है, LITERA, ठीक है, लिटरेचर होता है, ठीक है। अब आया एलिगेटर। एलिगेटर होता है ALLEGATOR, तो ये होता है एलिगेटर, ठीक है। तो यहाँ TOR होता है एलिगेटर में। क्लियर हो गया ना मैटर। चलिए तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है और सेकंड की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाओ जरा 24 में। तो देखिए जरा 24 में क्या कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, ठीक है। तो ये जो कुछ गलत हो गया यहाँ पे, इसकी जगह पर इम्प्रूव करके लगाओ। तो यू हैव टीयर्स, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। यू हैव टीयर्स मतलब क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तैयार हो जाओ उनको आंसुओं को बहाने के लिए, मतलब आंसू गिरने के लिए, आंसू गिरा दो, रो लो, इसको ही मतलब होता है प्रिपेयर टू शेड द टीयर्स। मतलब टू शेड दे मतलब वीप आउट कर लो, रो लो। तो यहाँ पर अगर कहना क्या चाहिए, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन आंसुओं को गिरा लो, रो लो। इफ़ यू हैव टीयर्स, यहाँ सही क्या होगा, इफ़ यू हैव टीयर्स इन योर आइज। अनलेस यू, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो तो रो लो, ये कैसे हो सकता है। अनटिल, जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो, ये भी गलत हो जाएगा। येट मतलब फिर भी हो जाएगा, नहीं लगेगा। क्या लगेगा, इफ़ इज़ राइट, तो फर्स्ट इज़ राइट ऑप्शन। चलिए आ जाए 25 में। यहाँ क्या करना है आपको, एप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, बाइंड का। बाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी से बहुत ज़्यादा मतलब बंधन होता है, एक तरह से रिलेशन होता है, बाउंडेशन जिसको कहते हैं। डिसएंगेज, ये दो वर्ड हो गया, ठीक है ना। एंगेज होना, किसी से एंगेज हो तो इसका मतलब उससे बाइंड हो जाओगे, और डिसएंगेज हो जाओगे मतलब क्या होगा, उससे आप छुटकारा मिल जाएगा। तो साइनोनिम बताना है बाइंड का, ना कि एंटोनिम बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा। अम्यूज का मतलब क्या होता है, एंटरटेन करना किसी को, तो एंटरटेन होगा नहीं। बाइंड, सिक्योर होना, हाँ सिक्योर होना हो सकता है। आप कहोगे बाइंड का सिक्योर कैसे होगा, तो फ्लरिश का मतलब डेवलप होता है ना। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, ग्रो करना, डेवलप करना। तो सिक्योर इज़ राइट आंसर बाइंड के लिए। नेक्स्ट आ जाओ 26 में। तो 26 में क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको, किसी की इस एडियम की अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेवर। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब क्या होगा, आई विल रिटर्न योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ये हुआ कि मैं आपके पैसे तब लौटाऊंगा जब पिग्स उड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहना चाह रहे हो कि आई विल नेवर रिटर्न योर मनी, ऐसा समय कभी नहीं आने वाला है। तो समथिंग दैट विल गेट कंप्लीटेड बिल्कुल नहीं होगा। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यस यही होगा। तो सेकंड इज योर राइट आंसर। समथिंग दैट विल नेवर लास्ट लॉन्ग, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट विल नेवर डेविएट, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड इज योर राइट आंसर। आ जाओ 27 में क्वेश्चन नंबर। तो 27 में क्या करना है, इन्होंने करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस लिखा ना, करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और उसमें क्या करना है, जो प्रेजेंट टेंस में हो ऐसा, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी हो और करेक्ट भी हो ग्रामेटिकली। तो कमेटी हैज वर्क, अब देखो कमेटी हैज वर्क, हैज के साथ भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा में इज वर्क, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती है, इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज मतलब बी कोई भी हो, बी है, बीन है, इज, एम, आर, वाज, वर are always followed by either third form of verb or ing form of verb, can never be followed by first form of verb. So second also is incorrect.
तो द कमेटी वर्क्स, वर्क्स कमेटी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, दिस इज राइट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ लिखा वर्कड, वर्कड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रेजेंट, तो आपका ये 4 भी नहीं हो सकता, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्या कहा इन्होंने, इडियम्स, ये सॉरी ग्रामेटिकल एरर बोले हैं। सोल्जर्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ट्रेंड नेवर टू फाइट कावर्डली। देखो ये कावर्डली किसके लिए लगा है, कावर्डली लगा है बेटा फाइट के लिए, और कावर्डली क्या है, कावर्डली नॉट एडवर्ब, कावर्डली इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो एक बात समझो, हम लोग एडजेक्टिव कब यूज करते हैं, वी यूज एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन। हम लोग एडजेक्टिव कब लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं। हम लोग वर्ब के लिए क्या लगाते हैं, वी यूज एडवर्ब फॉर वर्ब। हम वर्ब के लिए क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं। तो ये कावर्डली तो गलत हो जाएगा, बिकॉज थ्रू कावर्डली वी आर ट्राइंग टू टेल द मैनर ऑफ फाइटिंग, ठीक है। तो फाइट करने का तरीका बताना है, तो तरीका मैनर होगा, मैनर एडवर्ब होगा, तो वी कैन नॉट यूज कावर्डली, बट इंस्टेड वी शुड यूज इन कावर्डली मैनर। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इन कावर्डली मैनर होना चाहिए था। कावर्ड, यूजिंग कावर्ड इज इनकरेक्ट, तो कावर्डली का जो एडवर्ब होता है वो होता इन कावर्डली मैनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में फिर वही कंटेन एंड एरर का मैटर है, तो 4 जगह पर अंडरलाइन किया गया। व्हेन माय फादर विल कम, एक ये हो गया, आई विल मेक श्योर ये हो गया, एक आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ हो गया, 3 जगह है, उसके बाद इन एरर दिया हुआ है। तो व्हेन देखो, टाइम, व्हेन क्या बता रहा है, जब की बात हो रही ना, तो हम लोग जितने भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, लाइक व्हेन हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, बिग बिफोर हो गया, एगो हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, तो इनके साथ हम विल शैल कभी नहीं लगाते हैं। जैसे हमें कहना हो कि जब आप लखनऊ आओगे तो मैं आपके नोट्स दे दूंगा, तो आई विल रिटर्न योर नोट्स व्हेन यू विल कम टू लखनऊ नहीं होगा, व्हेन यू कम टू लखनऊ। तो व्हेन के साथ, जो व्हेन की मीनिंग जब होती है जब, तो हम इसके साथ विल शैल नहीं लगा सकते हैं। व्हेन माय फादर कम्स, व्हेन माय फादर विल कम नहीं, व्हेन माय फादर कम्स, जब मेरे पिताजी आएंगे, मीनिंग आएगी मेरे पिताजी आएंगे, लेकिन विल कम नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंस विद व्हेन, ठीक है, और एनी कंजंक्शन ऑफ कंडीशन और कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो जो कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, विल हो गया, एक बार फिर बता देते हैं, व्हेन है, व्हेन एवर है, आफ्टर है, बिफोर है, टिल है, अनटिल है, और एज लॉन्ग एज है, ठीक है, एज सून एज है, इन सब के साथ विल शैल नहीं लगाते हैं। और जितने कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होते हैं, लाइक इफ़ है, अनलेस है, और इन केस है, इन सब के साथ भी हम विल शैल नहीं लगाते हैं। सेकंड वाला विल लग सकता है, लेकिन उस क्लॉज में जिसमें हम व्हेन या इफ़ लगाए हैं उसमें विल नहीं लगेगा, तो व्हेन के साथ ये विल नहीं लगेगा, आपका ये वाला एरर हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये सब चीज़ें और क्लियर जाननी है तो जो हमारा टेंस की प्लेलिस्ट है देख लो, टेंस पर हमने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिए, आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है किसका, अग्रावेट का। अग्रावेट का मतलब क्या होता है, आप आग में घी डालने का काम करो, ऑगमेंट कर दे रहे हो, अग्रावेट करना उसी को कहते हैं, आग में घी डालने का काम करना, स्थिति को बदतर कर देना। तो ह्यूमिलिएट करना क्या होता है, देखो बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताने का मतलब हुआ कि मतलब भड़काना नहीं है, शांत करना है। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। ह्यूमिलिएट मतलब किसी की आप क्या कर रहे हो, इंसल्ट करना, निगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं होगा। इग्नोरेंट अज्ञानी, अनजान होता है, नहीं होगा। एग्जास्परेट, तो एग्जास्परेट भी निगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है ना, ये भी मतलब किसी सिचुएशन को ख़राब करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जास्परेट ये भी नहीं लगा। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कूल डाउन करना, किसी चीज़ को क्या करना, कूल डाउन या काम डाउन, ये होता है ना काम डाउन, किसी चीज़ को शांत करना, काम डाउन, ठीक है। तो दिस इज़ राइट आंसर। आगे आ जाओ नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, टाइट का। टाइट का अपोजिट क्या होगा, स्लैक। ये टाइट होता है, मीनिंग जानते ही हो। स्लैक मतलब क्या होता है, ढीला ढाला, समझ जाओगे अगर ऐसे लिखो तो, ढीला ढाला। दूसरा वर्ड लिख दो तो ज़्यादा समझ जाओगे, लूज, ठीक है ना। तो ये है, कंफर्टेबल नहीं होगा। और रेसिलिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे बीमारी वगैरह को सहने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब एन एबिलिटी टू बियर, टू टॉलरेट द पेन ऑफ सिकनेस, बीमारी वगैरह या कोई भी कष्ट हो, इस तरह की
दर्द को सहने की जो क्षमता होती है। कार्डियल का मतलब क्या होता है? कार्डियल का मतलब होता है एकदम से फ्रेंडली होगा, ठीक है ना। कार्डियल कौन सा होता है? फ्रेंडली होता है, एमिएबल होता है, एमिकेबल होता है, ठीक है, बहुत ही चीयरफुल पर्सन होता है, प्लेजेंट नेचर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका आया 32 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो कितना दिया, अ डाउटफुल लुक आर एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव। किसी को आप डाउटफुल लुक से देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट समबडी विद डाउट, नॉट विद बिलीव। एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव, आप किसी के इरादे को भांपना चाहते हो। तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं होगा, सस्पेक्ट यही होगा। आप किसी पे डाउट कर रहे हो, सस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर झांक कर देखना। ट्राई टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स ऑफ योर सेल्फ। अपने किसी भी कार्य को, अपने किसी भी एक्शन को आप सेल्फ एग्जामिन करो कि वेदर इट इज़ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। तो इंट्रोस्पेक्ट होता है, कहते नहीं आप अपने अंदर झांक कर देखो, खुद का मूल्यांकन करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो। रेट्रोस्पेक्ट मतलब हम क्या होता है? पास्ट के बारे में सोचते हैं। वी इवेल्युएट आवर पास्ट, हम पास्ट को इवेल्युएट करें। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही वैरी होता है आदमी, वैरी समझ रहे हो, बहुत ही अलर्ट होता है। उसको इस आदमी को पहले से पता होता है कि भविष्य में कुछ गड़बड़ होता है, होने वाला है, तो आदमी क्या होता है? बहुत ही अलर्ट रहता है, बहुत सतर्क रहता है, उसको सर्कमस्पेक्ट कहा जाता है, ठीक है। 33 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब होता है टू बर्न इन फायर। इंसिनरेट क्या होता है? टू बर्न इन फायर, ठीक, आग में जला देना किसी चीज़ को। तो द गवर्नमेंट इज प्रोपोजिंग टू इंसिनरेट कैटल करकास। कैटल करकास होता है डेड बॉडी, जानवरों की डेड बॉडी को, एट मेनी साइट्स सम ऑफ विच आर इन पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है किसी चीज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देना, ऑक्सीजन मिला देना, तो ये तो होगा नहीं। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? पुट आउट, आग को बुझाना, और ऊपर क्या लगा है? आग में जलाना। तो ये रहा आपका एंटोनिम। ब्लेज का मतलब होता है आग में जलाना, कंब्यूस्ट का मतलब भी होता है आग में जलाना। तो ये क्या हो गए? साइनोनिम हो गए। ये आग बुझाना हो गया, एंटोनिम हो गया, और ऑक्सीडाइज का कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो आग ही लगेगी और ज़्यादा तेज़ ही लगेगी। 34 में आ जाओ, क्या कह रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ड्वार्फ्ड वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। जैसे मान लो नीम का पेड़ है, अगर नीम को ऐसे बाहर कहीं लान में लगाते तो नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर अगर नीम के पेड़ को अगर तुम गमले में लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि जड़ें नहीं बढ़ेंगे तो ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के पेड़ों को, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको गमलों में लगाकर उनको छोटे साइज में या छोटे रूप में रखना, उसको बोनसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोनसाई कहा जाता है। बॉटनिकल, बॉटनी से रिलेटेड है, तो यहाँ होगा नहीं आंसर। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है? बगीचा होता है फलों का, ठीक है। तो जहाँ फल वगैरह लगाए जाते हैं, फल की खेती होती है, उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? तो बोनाफाइड का मतलब होता है ना ओरिजिनल, असली जिसको कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनल, रियल। चलो आते हैं 35 में, देखें क्या है 35 में जी। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखो, विवेसियस एंड एंथोजियास्टिक। देखो इंथोजियास्टिक और विवेस्टिक एक ही चीज़ है। तो विवेसियस मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, थका हुआ नहीं है। एंथोजियास्टिक का मतलब क्या हो? फुल ऑफ पैसन, जोश एकदम भरा हुआ है, एनर्जी एकदम से भरी हुई है। तो इफरवेसेंट ही होता है, एकदम सीधा सीधा उसको क्या कहोगे? इफरवेसेंट। एक वर्ड में कहोगे तो यही होगा। इंट्रोवर्टेड का मतलब अंतर्मुखी होता है, बहुत ही साई टाइप का व्यक्ति होता है। ही कैन नॉट स्पीक इवन वॉट एवर ही इज थिंकिंग, वो किसी से अपने मन की बातें नहीं बताता है। ब्रेजन और राउडी। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? देखो ये एक तरह से बहुत ही बेशर्म, बेशर्म मतलब सेमलेस पर्सन होता है, बहुत ही ढीठ होता है, बहुत ही, जैसे मतलब कोई आदमी हो जिसको एक बार डांट के भगा दिया फिर वहीं मुंह बनाए खड़ा हो, तो उस टाइप का लोग आदमी होता है, ढीठ होता है, बेशर्म होता है। और राउडी उस आदमी को कहते हैं जो जहाँ भी पहुँचे वहीं पर उत्पात मचाते, उत्पाती या उपद्रवी कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है? एंटोनिम बताना है आपको वैंक्विश का। वैंक्विश का मतलब क्या होता है? कंट्रोल में कर लेना, ठीक है, टू कीप इन कंट्रोल, किसी चीज़ के ऊपर अपने काबू में कर लेना, अपने बस में कर लेना, अपने अधीन बना लेना, या एक तरह से किसी को एंस्लेव कर देना, कैद कर लेना, ठीक है ना, कैच कर लेना या कैद कर लेना, इम्प्रिजनमेंट कर देना। तो द ब्रेव नाइट सेट आउट टू वैंक्विश
द फियरसम ड्रैगन। अच्छा, एक नाइट है, नाइट मतलब पुराने ज़माने में होता है, राजा के साथी वगैरह होते थे, तो वो आता है, क्या होता है, तैयार होता है किसके लिए, वैंक्विश द फियरसम ड्रैगन। ड्रैगन है, एक ड्रैगन जानते ही होंगे, एक मतलब इमेजिनरी एनिमल है जो किसकी तरह, घड़ियाल की तरह होता है, और उसके मुंह से ड्रैगन है तो उसके मुंह से आग निकलती है, तो उसी को पकड़ने के लिए, उसी को कैद करने के लिए वो नाइट आता है, एंड प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम द मेनेस। मेनेस मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा खतरा, तो बहुत बड़े खतरे से किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो निकल पड़ता है, ड्रैगन को क्या करने के लिए, वैंक्यूश करने के लिए, मतलब क्या, कैद करने के लिए। तो मेजर करना तो होगा नहीं, या इंस्टिल करना भी नहीं होगा, या इंगेज करना भी नहीं होगा, लिबरेट करना, एंटोनिम बताना है ना। तो लिबरेट करना मतलब होता है मुक्त करना, और वैंक्विश का मतलब क्या होता है, कैद करना। ठीक है, तो ये मुक्त, ये लिबरेट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 37 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, कंसोनेंस ऑफ साउंड्स। कंसोनेंस जानते हो क्या होता है, कंसोनेंस मतलब जब जितनी तरह की वहाँ पे साउंड होती है सब में तालमेल होता है। जैसे हारमोनियम बज रही है, हारमोनियम की धुन पे ढोलक बज रही है, उसी की धुन पे तबला बज रहा हो, तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं सब एक दूसरे की धुन पे तालमेल बैठाते हैं, तो म्यूजिक बनेगी वहाँ पर। तो वुडविंड क्या होता है, वुडविंड एक्चुअली बांसुरी समझ लो, मतलब कोई लकड़ी का बनी हुई चीज़ होती है जिसमें हवा भरते हैं, फूंकते हैं, और उससे धुन निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो वुडविंड ये नहीं होगा आंसर। ट्रूप क्या होता है, गायकों की एक मंडली होती है, सिंगर्स की, वो कहते हैं आर्केस्ट्रेरियन, मतलब क्या होता है, आर्केस्ट्रेशन, किसी चीज़ का आर्केस्ट्रा बना देना। आर्केस्ट्रा आप लोग जानते हो क्या होता है, सिम्फनी होता है, यही होता है। सिम्फनी होता है कि हारमोनियस मतलब एक तरह से क्या होता है, हारमोनियस स्टेज ऑफ डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स हैं। जैसे मैंने कहा था हारमोनियम का साउंड हो गया, तबले का साउंड हो गया, ढोलक का साउंड हो गया, ठीक है ना। तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड अगर हारमोनियस में आ जाए, सबसे तालमेल हो जाए, तो वहाँ पे सिम्फनी होगी, मतलब म्यूजिक कह सकते हो। तो सिम्फनी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 38 में इनकरेक्टली, ध्यान रखना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो डिसअपियर में डबल एस तो नहीं होता, डिसअपियर में तो होता DIS, उसके बाद APPEARE, डिसअपियर होता है, ठीक है ना। तो यही आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। विसिनिटी मतलब क्या होता है, एकदम पड़ोस में, सटा हुआ, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। विसिनिटी का मतलब क्या कह सकते हो, तो प्रॉक्सिमिटी या नेबरहुड कह सकते हो, जो एकदम बगल में होता है, सटा हुआ होता है। एंटरप्रेन्योर होता है जो किसी नए काम को, नया स्टार्टअप करता है, जो किसी नई चीज़ की शुरुआत करता है। सुपरसीड का मतलब होता है सबको पीछे छोड़ देना, सबको ओवरटेक करने, सबसे आगे निकल जाना, ठीक है। आगे आ जाओ 39 पे। 39 में क्या करना है आपको, मीनिंग बतानी है अंडरलाइन सेगमेंट की। तो टू स्टॉप, इसकी तो मीनिंग जानते ही हो यार। पार्टली इट मे बी अ डिज़ायर टू स्टॉप इमोशंस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। अच्छा, तो ये हो सकता है कि अजनबियों के सामने अपने इमोशंस को स्टॉप करना। तो इमोशंस को स्टॉप करने का मतलब हो गया अपने इमोशंस को दबाना। सपोज करो रोना आ रहा है, रोएंगे नहीं, हंसना आ रहा है, हंसेंगे नहीं, तो अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो आप, सप्रेस कर रहे हो। तो ये यहाँ पर मीनिंग देनी है आपको। तो सप्रेस के लिए स्मैश तो नहीं लगेगा, क्वाइट भी नहीं लगेगा, क्वेल लगेगा। क्वेल होता है जब हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं, कहीं पर उभरने नहीं देते हैं। पुट आउट होता है बुझाने के लिए, खासतौर से आग बुझाने के लिए। और क्वाइट ये क्या होता है, शांत रखने के लिए होता है। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ 40 में। तो 40 में क्या करना है, फिर वही सब्स्टिट्यूट करना है, किसको, ये अंडरलाइन किया गया, अवॉइडेड। लिखा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मीना अवॉइडेड गोइंग टू पार्टी। उसमें मीना क्या करती थी, पार्टियों में नहीं जाया करती थी। तो वाइड स्प्रेड विस्पर्ड अ सीक्रेट, किसी के कान में फुसफुसा के कहना, ये हुआगा। फायर्ड अ क्रैकर, पटाखे जलाना, ये भी नहीं होगा। क्रैक्ड अ जोक, मजाक करना, ये भी नहीं होगा। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ, स्टीयर्ड क्लियर मतलब साफ साफ सब लोगों से एकदम अलग थलग रहना। तो ये चौथा वाला होगा। एग्ज़ाम की तैयारी में वो कॉम्पिटिटेंट जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो वो पार्टीज से दूर रहती थी। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 41 से लेकर के 45 के बीच में। ये क्लोज टेस्ट होगा, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में 5 ब्लैंक्स होंगे, इनकी जगह पर क्या भरा जाएगा वो हमें पढ़ना है। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। मोगली, आप नाम सुने होंगे, मोगली है ना, एक आता था, कैरेक्टर आता था मोगली, पहले टीवी पे आया करता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसी का एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। तो मोगली इज़ अ डैश कैरेक्टर फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक द जंगल बुक। रेज्ड बाय वुल्फ्स, पाल पोस कर, यहाँ रेज्ड को मतलब पाल पोस कर बड़ा किया। किसने पाल पोस कर बड़ा किया था उसको, भेड़ियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था जंगल में।
मोगली डैश थ्रिलिंग एडवेंचर एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप्स विद वेरियस एनिमल्स। उसके साथ एक से एक एडवेंचर होते हैं। भाई जंगल में रहता है, जंगली जानवरों के बीच में रहता है, तो खुद को बचाना भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, आपको नहीं देखा होगा देख लेना है, एक आध दो एपिसोड यूट्यूब पर ही देख लेना है, समझ जाओगे मोगली कौन है। तो वो मतलब उसके बहुत ही रोमांचकारी एडवेंचर हुआ करते थे और वो अपनी दोस्ती बनाया करता था जंगली तरह तरह के जंगली जानवरों के बीच। जैसे कि बघीरा उसका दोस्त है, पैंथर है बघीरा, वो उसका दोस्त है, और भालू है, बालू वो उसका दोस्त है, वही उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही उन्हीं के साथ रहता है। थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में, ही डैश द चैलेंजेज ऑफ लिविंग अमंग बोथ। तो यहाँ चैलेंजेज है तो चैलेंज को क्या करेगा, वो फेस करेगा और क्या, ही फेसेस द चैलेंजेस ऑफ लिविंग अमंग बोथ। वो ह्यूमंस के बीच में भी रहता है और जंगल क्रिएचर्स के भी बीच में रहता है। बाद में पहले बचपन तो उसका जंगल में बीता था उन्हीं सब लोगों के बीच में। बाद में कुछ लोग उसको देखते हैं तो उठा ले जाते हैं, ह्यूमन का बच्चा था, बाद में इंसानों के बीच में भी रहा वो। तो ऑल वाइल लर्निंग एसेंशियल लाइफ लेसन्स, और ये सब कुछ करता रहा, जीवन के लेसन्स को सीखता रहा। द जंगल बुक कंटिन्यूज टू डैश द रीडर्स, ठीक है, ऑफ ऑल एजेस। तो ये जो बुक है जंगल बुक, ये हर एज के लोगों को पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, बूढ़ों को भी पसंद आती है। तो कंटिन्यूज टू एंटरटेन, ये इंटरटेनमेंट करती रहती है, मतलब ऐसा ही कोई वर्ड आना चाहिए। विद इट्स डैश पोर्ट्रियल ऑफ मोगलीज रिमार्केबल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। विद इट्स डैश पोर्ट्रियल, अब यहाँ पोर्ट्रियल होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ सुंदर पोर्ट्रियल होना चाहिए, अच्छा विवरण होता है। तो पहले वाले में यहाँ क्या लगा, मोगली इज़ अ डैश करेक्टर फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक बुक। जो मोगली है वो रुडयार्ड किपलिंग की जो क्लासिक बुक है जंगल बुक, उसका कैसा करेक्टर है, स्कॉर्न करेक्टर होगा कि बिलव्ड करेक्टर होगा कि डिस्पाइस्ड करेक्टर होगा कि ओवरलुक्ड। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, लाफ्ड एट, तो उसका मजाक तो उड़ाया नहीं किसी ने। और डिस्पाइज मतलब जिससे लोग नफरत करते हो, ये भी नहीं हो सकता है। ओवरलुक्ड जिसको इग्नोर किया गया, ये भी नहीं होगा। बिलव्ड करेक्टर है मतलब सब लोग उसको प्रेम करते हैं, सबका प्रिय है, तो वो एक बिलव्ड करेक्टर होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले फिलर के लिए आ जाओ, यहाँ के लिए क्या लगाओगे बच्चा लोग, तो इन्होंने क्या, रेज्ड बाय द वोल्व्स इन द इंडियन जंगल, इंडिया के जंगल में भेड़ियों ने इसको पाल पोस से बड़ा किया था। तो मोगली डैश थ्रिलिंग एडवेंचर्स, मोगली क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, एडवेंचर को एक्सपीरियंस करेगा कि इनन्सिएट करेगा कि एक्सकैवेट करेगा या एग्जैसरगेट करेगा। तो एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर। तो मोगली थ्रिलिंग एडवेंचर्स को बढ़ा चढ़ा देता है। मोगली एग्जैगरेट्स थ्रिलिंग एडवेंचर्स एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप्स, तो एग्जैगरेट नहीं करता। इनन्सिएट का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस करना। तो वो देखो रोमांच को, थ्रिल को कोई प्रोनाउंस थोड़े करेगा, प्रोनाउंस भी नहीं होगा। एक्सकैवेट मतलब अभियान में खुदाई करना, ये भी नहीं होगा, बल्कि एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस मतलब फील करता है, वो सफ़र करता है, उनको भुगतता है, तो वो एक्सपीरियंस करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस इज मोर सुटेबल दैन अदर्स। नेक्स्ट में आ जाओ थर्ड फिलर के लिए। ये जो थर्ड फिलर है, ही डैश द चैलेंजेज ऑफ लिविंग अमंग बोथ ह्यूमन एंड जंगल क्रिएचर्स। वो आदमियों के बीच भी रहता है, जंगल के लोगों के बीच में रहता है। तो ही कोऑर्डिनेट चैलेंजेस। पहले ये देखो चैलेंजेस को क्या होगा, चैलेंज कोऑर्डिनेट किए जाएंगे नहीं, चैलेंज को कस्टमाइज किए जाएंगे नहीं, चैलेंज को नेविगेट किए जाएंगे, ठीक है ना। नेविगेट करता है, इनके बीच भी रहता है, उनके बीच भी रहता है, इनके बीच भी रहता है, उनके बीच भी रहता है। प्रोक्योर मतलब अचीव करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, टू गेट, अचीव, गेन, तो ये लगेगा नहीं। तो ये क्या करता है, नेविगेट करता है। नेक्स्ट आ जाओ 4 वाले फिलर पे, यहाँ देखो क्या लगाओगे। द जंगल बुक कंटिन्यूज टू डैश रीडर्स ऑफ ऑल एजेज। जंगल बुक हर एज के, हर उम्र के लोगों को क्या करती है, कैप्टिवेट करती है। हाँ, ये सब हो सकता है। कैप्टिवेट करना मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अपने रूप के जाल में, अपने खूबसूरती यहाँ क्या है, कहानी की, अट्रैक्ट, तो जाल, अपने मोह जाल में फंसा लेना, तो ये कैप्टिवेट करता है। रजिस्टर तो करेगा नहीं, ना तो मैनिपुलेट करेगा, और ना ही मैग्नीफाई मतलब इंक्रीज़ कर देना भाई। तो जंगल बुक जो है वो रीडर्स के मतलब हर उम्र के रीडर्स को क्या करेगी, मैग्नीफाई करेगी नहीं, हर उम्र के रीडर्स को अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, तो ये है फिलर नंबर 5 में। देखो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लिखा है कि ऑफ ऑल एजेस विद इट्स डैश पोर्ट्रियल ऑफ मोगली। तो इसका कैसा पोर्ट्रियल है, सरप्राइजिंग पोर्ट्रियल है, मतलब चित्रण, वर्णन किया गया है। मोगली का सरप्राइजिंग वर्णन है कि ऑर्डिनरी वर्णन है कि एबनॉर्मल वर्णन है कि इंचेंटिंग वर्णन है। तो जाहिर सी बात है इंचेंटिंग होना चाहिए यहाँ पे। क्यों इंचेंटिंग होना चाहिए, मनमोहक। इंचेंटिंग का मतलब क्या होगा, मनमोहक,
मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, एकदम जादू जैसा असर करने वाला, इसीलिए उसको कहा जाएगा इंचेंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पर, पैसेज पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। 1 2 3 तो बहुत लंबा है। लिखा है कि ह्यूमन काज्ड अर्थक्वेक्स आर रिलेटेड टू, जो ह्यूमन काज्ड अर्थक्वेक हैं, मतलब वैसे अर्थक्वेक जिनका कारण इंसान है, वो किससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दे ऑप्शन देख लो, स्पेस एक्सपेडिशन से, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से। गेस लगाते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टोन क्या है इसकी। टोन तो बिना पढ़े पता नहीं चलेगी। अब इन्होंने कहा कि सुटेबल वर्ड फॉर द फ्रॉम द पैसेज मीन्स क्रिएट। क्रिएट की मीनिंग वाला कोई वर्ड इसमें से ढूंढ के लगाना है जो पैसेज में दिया हुआ है। तो एक है ह्यूमन काज। देखो, वाई डज द पैसेज ऑब्जर्व दैट मोर ह्यूमन काज अर्थक्वेक्स आर एक्सपेक्टेड। पैसेज में ये क्यों कहा गया है कि ह्यूमन काज, अभी और ज़्यादा ह्यूमन काज अर्थक्वेक आएंगे, क्यों कहा है उन्होंने, तो पैसेज में पता चलेगा। टाइटल पूरा पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो यही आंसर मिलेगा। ऑन 3 सितंबर 2016 अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.8 अर्थक्वेक स्ट्रक जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ पावनी। पावनी क्या, ओक्लाहोमा अमेरिका में, काजिंग मॉडरेट टू सीवियर डैमेजेस इन बिल्डिंग्स नियर द एपिसेंटर। इट वाज द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द स्टेट। The Pawnee earthquake followed the dramatic increase in seismic events in the central United States beginning in 2009, associated with the increase of underground wastewater disposal by oil and gas operators. Oh, ये भूकंप इनकी वजह से आया था। ठीक है ना, एसोसिएटेड विथ किससे जुड़ा हुआ था इंक्रीज ऑफ अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल की वजह से ये भूकंप आया था। कौन कर रहा था इस काम को, ऑयल एंड गैस ऑपरेटर्स। दिस एंड अदर इवेंट्स इन एरिया रेज्ड पब्लिक कंसर्न एंड लेड गवर्नमेंटल एजेंसी टू शट डाउन इंजेक्शंस वेल्स। तो उन्होंने बंद कर दिया, शट डाउन इंजेक्शन वेल, जो इंजेक्शन वेल होते थे उनको बंद कर दिया। एंड एस्टैब्लिश न्यू रेगुलेशंस रिगार्डिंग वाटर वेस्ट इंजेक्शन। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि वाइल ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक, जो मनुष्य के वजह से आते हैं अर्थक्वेक, हैव बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर मोर दैन अ सेंचुरी, 100 साल से ज़्यादा समय से देखे जा रहे हैं। देयर इंक्रीजिंग नंबर रिपोर्टेड वाइल वर्ल्ड वाइड हैज़ ड्रॉन मच साइंटिफिक, सोशल एंड पॉलिटिकल अटेंशन। लेकिन जो तेज़ी से इनकी वजह से, ह्यूमन की वजह से जो भूकंप आने की तीव्रता है, वो बढ़े जा रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रही है। इससे लोगों का, साइंस वैज्ञानिकों का भी और सोशल और पॉलिटिकल अटेंशन को इसने ड्रा किया है अपनी ओर। सच अर्थक्वेक्स आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यही आ रहा, यही क्वेश्चन है। जो ह्यूमन मेड अर्थक्वेक्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो किससे होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं इस तरह के जो भूकंप आया करते हैं। ये एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में आगे चलते हैं। सच है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या हो गई, जैसे माइनिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम हो गया, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड सच है वेस्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और एक्सट्रैक्शन एसोसिएटेड विद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी एंड मिनरल सप्लाईज। तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूली इंक्रीजिंग डिमांड रहेगी। डिमांड एनर्जी और मिनरल सप्लाईज की डिमांड बढ़ती ही जाए रहेगी पूरी दुनिया में। द नंबर ऑफ ह्यूमन काइंड अर्थक्वेक्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द प्रोक्योरिंग ईयर। आने वाले समय में, अपकमिंग ईयर्स में जो ह्यूमन काइंड अर्थक्वेक की आशंका है, एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि इनको एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अर्थ को डेवलप करेंगे, अर्थक्वेक आना ही आना है। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑफ द लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन रिलेटेड मैन मेड, जो आदमियों से रिलेटेड रहा है, आदमी के कारण पैदा किया, वो रहा है। सच है 2010 मैग्नीट्यूड 7.9। ठीक है, वेंचुआन चाइना में आया था ये अर्थक्वेक, 2015 में आया था 7.8 नेपाल में। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दीज केसेज, इनमें से ज़्यादातर केसेज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डू नॉट इंक्लूड अर्थक्वेक। ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब मोस्ट ऑफ केसेज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डू नॉट इंक्लूड अर्थक्वेक।
बट दिस बिकम्स प्रॉब्लमेटिक व्हेन सच एक्टिविटीज़ आर क्लोज टू एक्टिव फॉल्ट्स। ठीक है, मतलब जहाँ पर भूकंप वगैरह आते हैं वहाँ अगर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही होती हैं तब नुकसान ज़्यादा होता है। इन दिस केस इवन स्मॉल स्ट्रेस अंडरग्राउंड काज्ड मेनी मैन मेड एक्टिविटीज एंड स्टेबलाइजेस फॉल्ट इंक्लूडिंग अर्थक्वेक। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, देखो मान लो कहीं पर इंडस्ट्रियल काम चल रहा है और वहाँ पर अर्थक्वेक, छोटा सा भी को अर्थक्वेक आ जाएगा तो हिला के रख देगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन काज्ड अर्थक्वेक किससे रिलेटेड होते हैं? स्पेस एक्सपेडिशन से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब होता है। ठीक है, आगे आ जाओ 7 में। इसकी जो टोन है वो क्या है? कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस मतलब क्या होगा? खिल्ली उड़ाई गई है, मजाक उड़ाया गया है, एकदम से जैसे होता नहीं, टांग खिंचाई की गई है इसकी। साइनिकल का मतलब कमियां गिनाना, अपोलोजेटिक मतलब माफ़ी मांगना, डॉगमेटिक का मतलब इतना से जिद्दी टाइप का, अपनी ही बात मनवाने के लिए वो करना, तो ये नहीं है। इन सब में क्या होगा? कंटेम्पचुअस होगी। क्रिएट का आपको क्या करना है? क्रिएट का आपको साइनोनिम ढूंढना था, तो इंक्रीज मिला था ना पैसेज में। इंक्रीज का मतलब वो होता है बढ़ जाना। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? घटाना, इस चीज़ को वहाँ से साफ कर देना। होगा नहीं, सीस्मिक भूकंप से रिलेटेड है। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है एक जगह से दूसरे अस्थिर कर देना। तो जबकि क्रिएट मतलब बनाने के लिए, नया बनाने के लिए होगा, तो इंक्रीज ही लग पाएगा, क्योंकि और कोई उसके सेंस में आ ही नहीं रहा है। 49 में आओ। 49 में क्या कह रहे हैं? पैसेज में ये क्यों कहा गया है कि आने वाले समय में ह्यूमन काज्ड अर्थक्वेक ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं? ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? इट इज़ ड्यू टू द फ्रेगैलिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ कमज़ोर है ना। इट इज़ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल नहीं। इट इज़ ड्यू टू द ओवर ऑयल एरोजन, या इट इज़ ड्यू टू द डिमांड फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स। हाँ, लिखा ये गया है पैसेज में कि जनसंख्या बढ़ेगी, आगे चल के एनर्जी और मिनरल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, तो इस वजह से होगा। तो 4th इज राइट आंसर। टाइटल क्या होगा? मैन वर्सेज मैन, ये बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल थ्रेट्स, और देख लें हाउ सेफ आर वी ऑन द अर्थ, है नहीं, ये नहीं लिखा है। सीस्मिक डिप्रेशन, सीस्मिक डिप्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल थ्रेट्स मतलब क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज हैं उनके खतरे क्या हैं, उनकी वजह से। देखो जब भूकंप आएगा तो भयानक तबाही मचाएगा, यही तो उसका खतरा था। इंडस्ट्रियल थ्रेट्स क्या होगा? यही आपका राइट टाइटल होगा इसका। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस कर डाले। किसके थे ये? CPO 2024। कौन सी डेट के? 28 जून का। शिफ्ट 2 है बेटा ये। क्लियर हो गए? चलिए, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। कल फिर हम लोग 50 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं शाम को, और आज रात में 10 बजे फिर हम लोग मिलते हैं किसके साथ? 10 बजे CHSL का हम लोग पेपर करेंगे। डेली आजकल 2 चल रहा है, एक रिकॉर्डेड और एक लाइव। तो आई होप कि आप लोग रात में 10 बजे एक बार फिर हमसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।